अब मैं डॉक्टर सोडानी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। वे उनकी भाषा को लेकर के सजगता बहुत चमत्कारिक है, हमें चकित करती है। वे बेहद तन्मयता और सूक्ष्मता से अपना कथानक तैयार करते हैं। उनके यात्रा वृत्तांत आप देखेंगे तो एक अलग किस्म की पूरी अनुभूति आपको होगी। एक यात्रा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से ख़त्म होती है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अपनी यात्रा के दौरान सोचते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो कहीं दर्ज ही नहीं होती। कई बार जब आप गए और आपके आने के पहले घोषणाएं बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाए कि आपको लगता है कि आप बड़े छोटे होते जा रहे हैं, वैसा कुछ चिन्मय भाई ने कर दिया। लेकिन जबकि सच ये है कि मैं अपने आप को बड़ा दबा दबा सा महसूस कर रहा हूँ। पत्रकारों की जमात है, मैं पत्रकार नहीं, एआई के जानकारों के बीच में दबा बैठा हूँ। एआई के शब्द का जो हिज्जे का पूरा बाराखड़ी है, ककरा है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। जो दिमाग के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बात करी चिन्मय भाई साहब ने, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोफेसर होना एक समयबद्ध सिद्ध होने वाली चीज़ है, उसके लिए मैंने कुछ कोशिश नहीं करी। आप अपने आप एक संस्था में हैं, धीरे धीरे आप प्रोफेसर हो जाते हैं। भारत ऐसे प्रोफेसरों से भरा हुआ है, देश ऐसे प्रोफेसरों से भरा हुआ है। अन्यथा ऐसा क्यों होता कि देखिए ना, कल विजय भाई ने बात करी, आज हमने यहाँ एआई की बात कर रहे हैं, और सब लोग ये बोल रहे हैं कि ये इसके खतरे, हम खतरे को चिन्हित कर रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि दुनिया गलत दिशा में जा रही है। हम यहाँ चर्चाएं कर रहे हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, और हम गलत दिशा में जाए जा रहे हैं, बावजूद इसके कि हमारा शिक्षा दर लगातार बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्नातक, पोस्ट स्नातक और पीएचडी और प्रोफेसर बैठे हैं। कहीं ना कहीं प्रोफेसरों में खराबी, वो बात पहुंच नहीं पाए शिक्षा के जरिए जो बात पहुंचना चाहिए थी समाज में। किताबों में कहीं कुछ और दर्ज है, शब्दों में कहीं कुछ जो लिखा है उसको ठीक से बांचा नहीं जा रहा, उसको बांचने दिया नहीं जा रहा। बहरहाल ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन जब मुझे कोई डॉक्टर बोलता है या प्रोफेसर बोलता है, लगता है कोई एक तमाचा पड़ा। मैं इनमें शुमार हूं, कहीं ना कहीं मैं भी चुका। ये बयान उस दर्द का था, लेकिन अब बात वो करना है जिसके लिए विकास संवाद में मुझे बुलाया है। वो बड़ी हिम्मत करी है, ये सब जानते हुए कि मैं एआई के बारे में कुछ नहीं जानता, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा। और जो कुछ थोड़ा बहुत मैं सीखा हूँ, वो बड़ी ईमानदारी से जो सीखा हूँ, तो बड़ी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, फोन करना चाहता हूँ। वो सीखा हूँ मैं घूमने से, घुमक्कड़ी से, 22 सालों में। और मेरी घुमक्कड़ी दरअसल शहरों की नहीं है। राजस्थान गया हूँ, जयपुर नहीं देखा है, उदयपुर नहीं देखा है, महाराष्ट्र गया हूँ, बॉम्बे नहीं देखा है, लेकिन गांव देखे, दूरस्थ गांव देखे। मुझे लगता है ह्यूमन इंटेलिजेंस वहां है, कुछ न कुछ खींचता है। वहां से सीखा हूं, और सीखा हूं कथानकों से, कहानियों से। और बात अपनी शुरू करना चाहूंगा
एक उस कहानी से जो आपने, मैंने, शायद हम सब ने अपनी नानी दादी से नहीं तो किसी किताब से सुनी होगी। कहानी बहुत सुनी हुई है, लेकिन मेरी इल्तिजा है एक बार फिर से सुने, क्योंकि आज का जो विषय है, कथानक निर्माण के दौर में मनुष्यता, एआई बनाम एचआई। कथा कुछ ऐसी है, एक बहुत बड़ा जलाशय था। उस जलाशय में कई जलचर रहते थे। जलाशय के किनारे एक बगुला रहता। समय के साथ ऐसा हुआ कि बगुला बूढ़ा हो गया। सभी बूढ़े होते हैं समय के साथ। बगुला बूढ़ा हो गया, शिकार करने की क्षमता उसकी कम से कम हो गई। बड़ा दुखी था बेचारा, 2-4 दिन से खाना नहीं मिला था। पंचतंत्र में भी कहीं बोला है कि भूख से बड़ा काम करवाने वाला दर्द और कोई नहीं है। पंचतंत्र में कहीं ये भी लिखा, मैंने पढ़ा, कि भूख के चलते शिव के बड़े गले में बड़ा नाग गणेश के वाहन चूहे को खाना चाहता है। भूख के चलते ही कार्तिक का मोर चूहे को खाना चाहता है। तो भूख ऐसी चीज है कि जो शिव के परिवार में फूट डाल सके तो भारत और मानव की क्या औकात है, वो बेचारे बगुले की क्या औकात। तो वो बगुला भूख से बिलबिला रहा था, परेशान हो रहा था। उसी जलाशय के पास एक केकड़ा भी रहता था। उस केकड़े ने बगुले को देखा, उसके पास गया, इतने क्यों बिलबिला रहे हो, इतनी क्यों दुखी हो, क्या नाराज हो, क्या नहीं गए। बगुले ने कहा कि मैं ये सोच सोच के परेशान हूं कि मैंने अपना सारा जीवन इस जलाशय के पास गुजार दिया। यहाँ की कितनी मछलियों को, कितने लोगों को मैं खा गया, लेकिन मैं पला बड़ा जो भी पाया इस जलाशय से पाया। और दुखी मैं यूं हूं कि एक किसी ज्योतिषी ने मुझे बताया है कि अब यहाँ अगले 3 साल कोई वृष्टि नहीं होने वाली। जब 4 साल कोई बारिश नहीं होगी तो ये जलाशय सूख जाएगा। जलाशय सूख जाएगा तो यहाँ जो मछलियाँ पड़ी हैं, यहाँ जो जलचर है, वो मर जाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे इनका कुछ भला करना चाहिए। उस लोग केकड़े ने बोला, भाई क्या भला करना है। तो बात यह है कि यहाँ से 8 किलोमीटर की दूर है, बहुत बड़ा जलाशय है। वहाँ अगर 14 साल तक भी बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं सूखेगा। बोले तो केकड़े भाई ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मछलियाँ जो इसमें रहती है उनको मैं उस बड़े जलाशय में। हाँ, तो इसमें अड़चन क्या है। तो अड़चन ये है कि मछलियों को मैंने खाया है, मेरी बात नहीं मानती। तो तुम ऐसा करो कुछ कि ये बात मान लो। केकड़े को ध्यान से देखा तो बगुला कुछ बदला बदला नजर आया। बोले यार ये बुरा हो गया है, इसकी बात पे बात समझ लें। केकड़े गया, उसने मछलियों को समझाया कि भाई देखो, मान जाओ ये सभ्य आदमी हो गया है और ये वहां ले जाके उनको सबको छोड़ देगा। मछलियों को केकड़े पे भरोसा था। उस केकड़े ने कभी मछलियों को उस ढंग से परेशान नहीं करा था। मछलियां मान गई, और मान गई इस चीज के लिए कि बगुले की पीठ पे बैठ के वो दूसरे जलाशय में चली चली। आगे क्या हुआ ये आप खुद समझ सकते हैं। और यही जो मछलियों ने विचार करा कि हमको ये बगुला केकड़े की बात पे मान लेना चाहिए। ये जो विचार है, ये विचार इंटेलिजेंस से जो होता है। और यहाँ से मेरा विषय प्रवेश होता है कि विचार क्या है। ये जो संविधान के अंदर जो दूसरी लाइन है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, इसमें पहला शब्द विचार है।
विचार ही नहीं है तो आगे की सारी चीजें बेकार। विचार तो विचारे हुए हम आगे की बात नहीं कर सकते। हमें ये सोचना होगा कि अगर एआई आया है, कहते हैं ना कि आविष्कार ही आवश्यकता ही आविष्कार के जननी है। तो भाई हमारे माथे आते से गया है यार, अगर हमने उसकी आवश्यकता नहीं थी तो। अगर हमने उसकी आवश्यकता नहीं थी, हमने स्वीकार करा है, तो एआई या कंप्यूटर या जो भी चीज़ आई है, कहीं ना कहीं हमने उनको स्वीकारा है, तो हमको हमारी जिम्मेदारी भी तो तय करनी होगी। हम सिर्फ इस पर ये तो नहीं बोल सकते कि भाई ये आ गया है और ये बड़ा खुदा उठ गया है, किसी ने आसमान से तो नहीं ला के उसको डाला है। अलबत्ता तो ये जो बात है कि कथानक निर्माण के दौर में मनुष्यता, यहाँ हालांकि इसके बाद काफ़ी हो गई है, मेरा काम आसान भी हो गया और मुश्किल भी, कि जो मैं सोच के आया था वो यही बोल गए, अब मैं आगे क्या कहूँ। लेकिन मैं ये जो विषय है वो कुछ 2-3 शब्द हैं जो उसका मूल है, मुझे लगता है कि रूट शब्द हैं, उन पर मैं बात करना चाहूँगा। एक है कथानक निर्माण। वो तो आप लोग सब समझते हैं क्योंकि पत्रकार हैं, रोज नई कथानक बना रहे हैं, लिख रहे हैं, निर्माण आप कर रहे हैं, हम लोग भरोसा कर रहे हैं, देश चल रहा है, चला रहे हैं। मैं उन भरोसा करने वालों में, मैं आप लोगों पर कोई उंगली नहीं उठाता, किसी के ऊपर भी नहीं, वैसे भरोसा करता हूँ। तो कथानक निर्माण करते हैं, मैं कथानकों का उपभोग करता हूँ, तो उस पर बात करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है मनुष्यता। यहाँ मनुष्य नहीं है, हम मनुष्य पे खतरों की बात कर रहे हैं एआई पे अभी तक। मनुष्यता, मनुष्य होने की जो गुण है उस पे एआई का क्या असर होगा, इस पे तो हमने बात नहीं करी। मनुष्य होने से दुनिया नहीं चल रही। दुनिया के मनुष्य के 70,000 साल का इतिहास मनुष्य का इतिहास मान के हमने पढ़ा है, लेकिन वो मनुष्यता का इतिहास है। लेकिन जैसा मनुष्य आज हम आज देख रहे हैं, अगर वैसा आज से 70 साल 1000 साल पहले पैदा होता तो हमारा इतिहास आज से 70,000 साल पहले ही सिमट गया होता। आओ जब 70,000 साल या 1,00,000 साल की जो बात करते हैं मनुष्य की, वो मनुष्यता के कारण मुझे मनुष्यों के कारण नहीं, हमको इस मनुष्यता पे जो खतरे हैं उससे बात करनी। लेकिन उसके पहले क्योंकि हमको बरास्ता इंटेलिजेंस बात करनी थी, इंटेलिजेंस का मेरे पूर्व वक्ताओं ने बड़े अच्छे से बताया है। इट इज दी कैपेसिटी ऑफ नोइंग, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। नोइंग शब्द है, इंफॉर्मेशन नहीं, कैपेसिटी ऑफ नोइंग, रीजनिंग मतलब तर्क की जो बात कर रहे थे, और अंडरस्टैंडिंग, असिमिलेशन, उसको आत्मसात करना, एंड थ्रू दैट so that it guides you to take a correct decision which is in favor of yourself and the society. That is intelligence. ये लैटिन शब्द इंटेलेक्ट से आया है, जिसका मतलब है फैकल्टी ऑफ नोइंग एंड दिसिंग। इट इज फैकल्टी ऑफ नोइंग एंड दिसिंग। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसके सबसे नजदीक जो शब्द पहुंचता है मेरे मत में, वो है मेधा। मेधा शब्द की व्युत्पत्ति मेध से हुई थी। द में हलंत, मेध धातु। मेध के मतलब जो है वो है मिलना, मैथुन, टू पॉपुलेट।
अब सवाल ये है कि यहाँ किस चीज से महत्वपूर्ण की बात है। मैदा किस चीज से कॉपुलेट कर रही है, किस चीज से मिल रही है, क्या चीज है, और वो फैकल्टी जो है इंटेलेक्ट की, वो कौन सी जमीन है जिसको हम फैकल्टी बोल रहे हैं, वो काम है। ये बात मनुष्यता में है, मनुष्य में। मनुष्य मनु मनुज बोल के जिसको हमने टाल दिया है कि मनु के पुत्र मनुज के पैदा करे, मनु के वंशज करके उसको। लेकिन मनु जो है वो मनु की बात अगर अपन करें तो मन धातु से बना हुआ है, म न हलंत। मन की अगर अपन विवेचना करें तो मन के मायने हैं जानना, सोचना और समझना। इसी मन हलंत से मन शब्द बना है, और मन को हमारी जो संस्कृत उसके अंदर जो परिभाषित करा है, वो बोलते हैं कि यह वह शक्ति है जिसमें वेदना, इच्छा, संकल्प और विचार होते हैं। मन इंटेलिजेंस से थोड़ा सा आगे हो। इंटेलिजेंस, बुद्धि, मेधा। मन वो मैदान है जहाँ जानकारियों का, विचारों का, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और जहाँ मिलन हो रहा है, कॉपुलेशन हो रहा है नोइंग का, जानकारियों का, और वहाँ से जो चीज़ उतर रही है, उठ रही है, वो है विचार, और जो बन रहा है वो है कथुरत। और इसमें जैसा कि इन्होंने बताया साहब ने कि आदमी अपने अनुभव से समझता है। इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ मतलब इंफॉर्मेशंस। हर निर्णय जो हम कर रहे हैं वो किसी न किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर आधारित होती है या पूर्व अनुभवों पर आधारित है। हम बिना किसी इंफॉर्मेशन के, ज़ीरो इंफॉर्मेशन के बीच में, या बिना किसी पूर्व अनुभव के सही निर्णय नहीं ले सकते। तो हमारे विचार और हमारे अनुभव की गुणवत्ता, इसके ऊपर व्यक्ति विशेष के विचार निर्भर करते। लेकिन यहाँ एक हमको इसकी बायोलॉजी में समझूं, क्योंकि चिन्मय भाई का खास ये था कि मैं थोड़ी बायोलॉजी के ऊपर बात करूं कि वो क्या है, किस ढंग से हम बात करें। होता यह है कि कई एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं जिसमें आदमी अनुभव से कैसे सीखता है, इसके ऊपर। अनुभव में कुछ चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं। यूजुअली जानवरों के जरिए ही हम लोगों ने ज्ञान पाया है। तो वो चूहों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हैं कुछ ऐसे कि अगर आपने चूहों को कुछ एक सजा दी, एक ग्रुप ऑफ चूहों को कुछ को सजा दी और कुछ को नहीं दी, तो जिन लोगों को सजा मिली वो लोग उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को, जैसे कोई दुर्गंध है, वही दुर्गंध ही उस चूहे के लिए सजा है, और एक ग्रुप को आपने उस दुर्गंध को नहीं दिया है, तो जिनको दुर्गंध मिली वो चूहे धीरे धीरे उस दुर्गंध से डर के भागने लगते हैं, बोर होने लगते हैं, घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। पाया ये गया, तो ये बात जो फलों के ऊपर ड्रोसोफिला नाम के तितली बारीक होती है उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करा गया। पाया ये गया कि ये चूहे जो है, इनकी दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन जो डरे हुए, वहाँ तक उन्होंने उनको फॉलो करा। जो डरे हुए चूहे की जो तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी पैदा हुई, जो जिनको बाद में कभी वो दुर्गंध नहीं सुंघाई गई, उनके सामने जब भी वो दुर्गंध आई वो डर के भागने लगे। और जो चूहों की पीढ़ी पैदा हुई जिनको दुर्गंध पहले भी नहीं मिली थी और बाद में भी नहीं मिली, वो तो नेचुरली बड़े मजे से रह रहे थे। ये सवाल आया कि क्या अनुभव जेनेटिकली आगे बढ़ सकते हैं?
जिनको कभी भी वो सिचुएशन को फेस ही नहीं करा, वो क्यों डर रहे हैं? ये बात हुई तो ये लोगों ने बोला साहब परिवर्तन तो ब्रेन में हो रहे हैं, और ब्रेन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं? वो इस ढंग से होते हैं कि जब भी आदमी कोई अनुभव करता है, भले वो डर का हो, सुख का हो, किसी ढंग का हो, वो अनुभव पढ़ाई से हो सकता है, किताब से हो सकता है, दृश्य से हो सकता है, वीडियो से हो सकता है, रील से हो सकता है, भाषण से हो सकता है, डीप फेक से हो सकता है, सुपरफिशियल फेक से हो सकता है। हर चीज़, अभी हम लोग जो है आप बात सुन रहे हैं, मैं आपको बात सुनता देख रहा हूँ, वो एक अनुभव है, और उस अनुभव से हमारे ब्रेन के एक हिस्से में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। वो हिस्सा जो है, शुरुआती हिस्सा, उसको हम हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, वहाँ सबसे पहले परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन त्वरित होता है। और वो परिवर्तन त्वरित इस ढंग से होता है कि डीएनए, जिसके नाम से हम लोग सब वाकिफ हैं, उसमें एक मिथाइलेशन होता है। वो मिथाइलेशन, डीमिथाइलेशन के कारण वो डीएनए में एक अलग ढंग का एक्टिवेशन होता है, और वो चीज़ वो डीएनए याद रखता है, उसमें गुम्फित हो जाता है। और गुम्फित होके, लेकिन सवाल ये है कि इस चीज़ का, इस परिवर्तन की हाफ लाइफ जो है वो अधिक से अधिक 7 दिन होती है, उससे ज़्यादा नहीं रहता डीएनए का। तो एक बार जो अनुभव हुआ वो इतना लंबे समय कैसे चला? तो जाहिर बात है कि एक डीएनए जब स्टिमुलेट हुआ तो वो नेक्स्ट को, उसके अगले को, उसके अगले को, उसके अगले को, वो आगे चलाता रहता है, और उसके बाद वो हमारे दूसरे हिस्से में ब्रेन के जाता है, जिसको हम एंटीरियर सिंगुलेट गायरस बोलते हैं या फ्रंटल लोब बोलते हैं। आप इन कॉम्प्लिकेटेड नामों में मत पड़ें, लेकिन ये समझिए कि एंटीरियर सिंगुलेट गायरस या फ्रंटल लोब वो है जहाँ हमारे पास संवेदनाएं हैं, जहाँ विचार जनरेट होते हैं, जो कथानक करता है। और वहाँ हिप्पोकैम्पस में जो परिवर्तन हुए वो तो टेम्परेरी है, लेकिन जो सिंगुलेट गायरस में हुए और जो ऊपर हुए फ्रंटल उस लोब में, वो परमानेंट अनुभव के थ्रू। तो जब भी हम वैसे अनुभव की आभास भी हमें होता है, तो सारी चीज़ें वापस हमारी याद में आती हैं, एंटीरियर सिंगुलर गायरस से, फ्रंटल लोब से, हिप्पोकैम्पस से। उसके साथ की वेदना, उसके साथ की सारी जो हमारे साथ अनुभव गुजरे, उस समय हमने दिल में जो अनुभव करा, वो सब हमें याद आता है। मेरी 2.5 साल की पोती है, रोज रात को कहानी सुनती। अक्सर एक वो कहानी है ना हमारे यहाँ की, शेर आया गडरिया था और वो झूठ बोलता है, तो वो कहानी उसको पसंद है। एक बार उसने बोला कि उसका नाम हिया है, एक बार बोला दादाजी मुझे हिया की कहानी सुनो, हिया और गडरिया की। तो मैंने कहानी बनाई। मैं बोला एक हिया थी, एक बहुत अच्छी थी, उस गांव था, गांव के अंदर उसकी बकरियां थी, बकरियां लेके वो चराने जाती थी। चराने कहाँ था? गांव के पास एक जंगल था। जंगल, दादाजी जंगल बहुत घना तो नहीं है? बोला क्यों बेटा? आपने बताया घने जंगल में शेर होते हैं, हिया को डर लगता है, वो थर थर कांप रही। एक कहानी सुनाने मात्र से 2.5 साल की बच्ची में जो अनुभव हुआ, जो कि पिछले 1 साल से कहानी सुन रही है, कि वो डर के मारे थर कांप रही थी। घने जंगल में मत भेजो दादाजी हिया को बकरी चराने के लिए। तो जो कहानी हम रोजमर्रा दिन में 4 बार 40 बार जीवन में सुनेंगे, भले वो कैसा भी दृश्य हो, वो हमारे ऊपर कितना परिवर्तन डालेगा और कितना गहरा परिवर्तन डालेगा, इसकी कल्पना आप खुद कर सकती। तो ये जो कथानक बना वो दिमाग में बना, लेकिन लोगों ने सवाल उठाया कि जो ब्रेन में, दिमाग में परिवर्तन हुए वो शुक्राणुओं में कैसे जाएंगे, डिंब में कैसे जाएंगे, बात तो अगले वहाँ पहुँचती है। तो इस पर भी एक्सपेरिमेंट हुए, और उसमें उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर मैं सिर्फ इतना आपको बोलूँ कि जो हम अनुभव से गुजरते हैं, तो हमारे उन गुणसूत्रों में भी परिवर्तन होते हैं जो इसमें स्पर्म्स में जाएंगे, डिंब में जाएंगे, और हमारे अगले पीढ़ियों तक पहुँचेंगे। और इसी कारण ऐसा होता है कि आपने नेशनल ज्योग्राफिक में कुछ वीडियो देखे होंगे कि एक हिरण भाग रहा है और चीतल तेजी से दौड़ रहा है,
और फर्ज कीजिए कि चीतल ऐसे दौड़ रहा है और शेर यहाँ खड़ा है और शेर इसके पीछे भाग रहा है, हिरण ऐसे जा रहा है। तो शेर जो है वो सीधे सीधे इसके पीछे थोड़ी दूर तक जाएगा, उसके बाद क्या करता है? आपने देखा शेर कभी उसके पीछे नहीं भागता, जैसे हम पीछे भाग रहे हैं ना एआई के, है ना, हम पीछे भागते हैं एक दूसरे के पकड़ा बाटी में, एक दूसरे के पीछे भागते हैं। शेर ऐसे नहीं भागता, शेर तुरंत अपना दिशा बदलता है, वो ऐसे टेढ़े जाता है, डायगोनल जाता है, पीछे पीछे नहीं जाता। हम एआई के पीछे भागते हैं, हम चोर के पीछे भागते हैं, हम डायगोनल नहीं जाते। डायगोनल जाना फिजिक्स का सिद्धांत है, आप उस जगह उस पॉइंट पे जल्दी पहुंच जाएंगे। शेर कौन से कॉलेज में गया? कहीं नहीं। ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य चीजें हैं जो हमको पढ़ाया जा रहा है, वो जगत में सब जगह है, शब्द में डाल के उसका व्यापार है। जो शेर के पास सब है उसको पढ़ने के लिए हम एलन की ट्यूशन लेते हैं। वही चीज जो है मेरी इस बात से जुड़ती है कि एआई हमारा जो आदमी है, आदमी का सारा इतिहास है, वो एक्चुअली आराम कल्बी का इतिहास है और कुछ ही। एक किताब है जो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने पढ़ी थी, सिविलाइजेशन के ऊपर है, ऑथर का नाम मैं भूल रहा हूँ। उसमें और उस किताब को पढ़ने के बाद ही गांधी के दिमाग में स्वराज और ग्राम की चेतना और ग्राम के गांव के अंदर कैसे विकास करा जाए, I think the last instead of civilization, discourses on civilization. उसमें एक लेख है सिविलाइजेशन का, समय के चिंतक हैं, वो सिविलाइजेशन को डिजीज बोलते हैं। है ना, हाइड्रोड कारपेंटर। सिविलाइजेशन इज अ डिजीज, और ऐसी डिजीज जिसके अच्छा सिविलाइजेशन एज ए डिजीज। और वो बताते हैं कि साहब जितना हम सिविलाइज हुए हैं उतना समाज भी बीमार हुआ है, आदमी भी बीमार हुआ है, और इस समाज और इस सिविलाइज समाज के संपर्क में आके अगर कोई जानवर भी आता है तो वो फौरन बीमार हो जाता है। और दुर्भाग्य ये है कि हम उसी सिविलाइजेशन की, जो सिविलाइजेशन है ये मूल रूप से आराम तलबी का इतिहास है। पैदल चलने से बैलगाड़ी, घोड़ा, घोड़े से बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से गाड़ी, गाड़ी से हवाई जहाज। अब हद ये है कि हमको किसी भी चीज पे सबसे ज्यादा कठिन काम जो है वो है विचार करना। इंटेलिजेंस के दो लेवल हैं, एक है सुपरफिशियल इंटेलिजेंस, सुपरफिशियल चिंतन। थिंकिंग के दो लेवल हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल इंटेलिजेंस में आप समग्रता से चीजों को नहीं देखते, नहीं समझते, नहीं सोचने की कोशिश करते हैं। उसके लिए बहुत सारी जानकारियां चाहिए, बहुत सारे पूर्वानुभव चाहिए डीप सोचने के लिए। सुपरफिशियल में आपको ज्यादा अनुभव की जरूरत नहीं है। उसने बोला, मैंने माना। उन्होंने कहा ये यही फलाना आदमी जन्मा था, आपने उठाते उसको पेट चीज तोड़ दिया, नया मंदिर बना दिया। उन्होंने कहा मैंने माना। ये सुपरफिशियल थिंकिंग है। बगुले ने कहा, केकड़े ने माना। केकड़े ने कहा, मछली ने माना। मछली ने माना, बगुले के पीठ पे गए। बगुले ने उसको ले गया और 1 किलोमीटर दूर जाके चट्टान पे मार के खा गया। सुपरफिशियल थिंकिंग का यही हश्र है। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो इसी तरह की सुपरफिशियल थिंकिंग आपके पास रहेगी। लेकिन आगे चल के हुआ ये उस कहानी में कि केकड़े को चेता, यार ये इतना जा रहा है तो देखो तो सही ये कर क्या रहा है।
ये बगुला है, ये तो दूल्हा दिख रहा था, लेकिन इसके पर नए आ गए, चमक नहीं आ गई, तो इतनी मेहनत करके इसके चमक कैसे आ रही है? हाँ, मतलब कि ऐसा क्या हुआ कि भाई आदमी का कोट 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का हो गया? तो चमक का कोई तो कारण होगा। वो बोला कि आप मुझे ले चलो। वो सवार हुआ बगुले के ऊपर, थोड़ी दूर गया तो उसने देखा ये तो हड्डियां हड्डियां पड़ी हुई चट्टानों पे। बगुले ने उससे पूछा, क्यों भाई बगुले, ये क्या है? बोले, यार तुमने मेरी बात मान ली, आज तेरा टाइम है, वो तो खा लिया, अब मैं तेरे को खाऊंगा। लेकिन बगुले के पास उसके अपने नाखून, केकड़े के पास अपने नाखून थे जो वो भूल बैठा था। मछली के पास तो होते नहीं बेचारे के पास, बगुले के पास नाखून। बगुला उछका, उसने उसकी केकड़ा उछला, उसने बगुले की गर्दन पकड़ ली। बगुला तड़पने लगा, ओके नाखून हमारे पास रहे, हम मछली बने हुए। बहुत बढ़िया। हम बार बार बोलते हैं कि हम इसके बगैर, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं जी सकते। हम बार बार बोलते हैं कि ये हमारे जीवन में घुला हुआ है, या हम बार बार बोलते हैं कि ये हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन चुका है। जिसने टेलीफोन बनाया था उसके जमाने में टेलीफोन नहीं था। जब बड़ी बड़ी कथाएं लिखी गई तब इंटरनेट नहीं था। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई जो नया चीज आई है वो खराब है। नूतन चीजें तो आएंगी ही, आना भी चाहिए, लेकिन अगर टूल हमारा मालिक बन जाए और हम उससे मालिक बनता हुआ देख रहे हैं, फिर भी अगर हम कहें कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, तो हम मछली है, कुछ गड़बड़। जब हम ये सोच रहे हैं, जैसे वो बोल रहे थे कि ये चिप लगाएंगे और चिप लगा के हमारी बात दिमाग को पड़ेगी। देखिए, इतने तरह के दृश्य हमको दिखाए गए हैं जो हम रोज देख रहे हैं ना। आज से करीब 2-2.5 साल पहले इपिक्टेटस नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर हुए, उन्होंने कहा था, यू बिकम वॉट यू गिव योर अटेंशन टू। जी, अच्छा, AI का इंटरप्रेट। अब देखिए आप, सो यू बिकम वॉट यू गिव योर अटेंशन। अब हमारे पास जनरेटिव AI 90 से है, 90 नहीं तो 2000 से तो ही है। तो 20-22 साल तक हमारे सामने आया, और इसकी आप वो देखिए धीरे धीरे सिलसिला कैसे चालू हुआ कि जरा सा था, इतना सा फोन, जरा सी बातें, छोटी छोटी बातों से आज इतना बड़ा फोन, और हर साल में 3 मॉडल अपडेट, वो लाइन लगा के खड़े होते हैं हम लोग अपडेट फोन लेने के लिए। तेरे पास ये ऐप है? अरे नहीं है, तेरी की डाउनलोड कर यार। तुम अभी भी वहां जाके लाइन में क्यों लगना है? ऐप है ना, ऐप है तो आराम तरीके की जो बात कर रहा था वो इस हद तक है, अब हम ऐप के ऊपर या इंटरनेट पे कहीं पे के काम कर रहे हैं, हम हमारा पासवर्ड तो टाइप नहीं करना चाहते, उंगली चलाना भी शर्म है।
वो आपको बोलेगा डू यू वांट मी टू रिमेम्बर दिस पासवर्ड फॉर फ्यूचर यूज, डू यू वांट टू सेव दिस टेम्पलेट फॉर फ्यूचर यूज। वो आपको हमको डाटा में कन्वर्ट कर रहा है। हम कहते हैं यस आई एम नॉट अजय सुरानी, आई एम डेटा, सेव कर लीजिए। अरे वहां तक काहे के लिए जाना है, उधर जाके क्यों खाना है, वहां जाओगे तो पेट्रोल जलेगा, पर मतलब हर वो चीज जो आपको आप सोचते हैं कि यार ये थोड़ा हमको सोचना चाहिए, छोड़ना चाहिए, वो सामने से ऐसा आते हैं, वो आपको अल्टरनेट उसी चीज के बीच में से ढूंढ के देते हैं। उन्होंने कहा कि साहब सड़क पर चलने से पेट्रोल जलता है, ₹2 जोमेटो है, घर बैठे बैठे मंगाइए। नहीं, जोमेटो वाला क्या हवा में आ रहा है, पेट्रोल तो वो भी पाल रहा है, लेकिन उससे दो चीजें हो रही है। एक, आप घर में नहीं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। आदमी अनुभव से सीखता है, मनुष्य अनुभव से सीखता है। अनुभव घर के बाहर होते हैं, घर के भीतर नहीं होते। घर के भीतर के जो अनुभव होते हैं वो इतने कड़वे रहते हैं कि अपन बोलते हैं कि वीडियो और इतने जोक्स हैं, आप पढ़ लीजिए। लेकिन असल अनुभव जो आपको रहेंगे वो तो घर के बाहर है। जितना आदमी घर के अंदर महदूद है उतने अनुभव उसके कम हैं, उतना वो कम इंटेलिजेंट है, उतना वो कम विवेकशील है, उतना वो ज़्यादा मार्केट के काम का है, उतना वो ज़्यादा राजनीति के काम का है। आपको घर में बैठा के फिर से कंदराओं में भेजने की ये प्रक्रिया है। मेरे को एआई से चिंता नहीं है, मुझे चिंता आदमी की सोच से है कि वो आराम कर। जब आराम तलब आदमी है तब उसकी सोच में जो परिवर्तन होते हैं वो क्रांतिकारी होते हैं। और ये क्रांति भारत की आज़ादी क्रांति नहीं है, ये क्रांति वो है जो आपको विचलित कर देती है कि ये क्या हो रहा है। अभी पिछले दिनों की बात है, हमारे परिवार के लोग IIT भुवनेश्वर से ब्लॉकचेन नाम की कोई चीज होती है सर, मेरे को तो बड़ी समझ लगा कि क्या है। ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, कुल जमा 23-24 साल के हैं, वो दुनिया भर में बुलाए जाते हैं बात करने के लिए। मैंने उनसे कहा कि भाई ये एआई से ये जो आप लोगों से सुनता हूँ कि जॉब चले जाएंगे, गरीबी बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह, बड़े नाराज हो गए। बोला आप समझते नहीं हो चाचा, ये जो है प्रॉब्लम इज नॉट पॉवर्टी, प्रॉब्लम इज पुअर। बोलो क्या बात कर रहे हो, गलत तो नहीं समझा? बोले नहीं, गरीबी समस्या नहीं है, गरीब समस्या है। और ये बात उसके बाद मैंने कई बच्चों के मुंह से सुनी, और अभी मैंने इनके मुंह से सुना, या यही जो कई लोग यहाँ बैठे हैं कि साहब ये जो ऐप है, ये जो फलानी चीज़ें, आप जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करता। एक बात मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, मैं कोई फ़ोन ही नहीं उपयोग करता अलावा लैंडलाइन के। तो ये जो अपन ऐप उपयोग कर रहे हैं, जिसको हमने ये मोबाइल उपयोग कर रहे हैं स्मार्ट, वो स्मार्ट क्यों है? आपको लगता है स्मार्ट इसलिए वो जल्दी जल्दी काम कर रहा है? ना, वो स्मार्ट इसलिए कि वो आपको देख रहा है, आपके डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो उसको बनाने वाले पर भी जो है आप उस पर स्मार्ट हो जाए। देखिए ये शब्द उन्होंने उपयोग करा है, आप यू आर यूजिंग इट स्मार्टली, बट मैं बोलूंगा दे आर यूजिंग अस स्मार्टली। इस स्मार्टफोन ने बच्चों की सोच में यह परिवर्तन ला दिया है कि प्रॉब्लम इज नॉट पॉवर्टी बट द पुअर अर्थ। और आप कहते हैं कि इस फोन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप कहते हैं कि ये फोन बहुत निरी चीज है।
आप बोलते हैं कि इस फोन के जरिए हम बच्चों को पढ़ाएंगे, आप बोलते हैं कि हाइब्रिड क्लासेस होंगी, आप बोलते हैं कि हर बच्चे की जेब में एक स्मार्टफोन होना चाहिए, आप बोलते हैं कि हर घर में एक लैपटॉप होना चाहिए। क्या ये हम समाज को सही दिशा में ले जाने की बात कर रहे हैं? और हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। राइजिंग स्कूल पॉलिसी, राइजिंग सीएम पॉलिसी, राइजिंग सीएम राइज स्कूल, नाम ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है। सीएम राइज, और उसमें लगता है कि सीएम इज राइजिंग, स्कूल इज नॉट, एजुकेशन इज नॉट, सीएम राइजिंग। और हम उसको करोड़ों रुपए उस पर लगा के स्कूलों को बैठा, स्कूल के एडवर्टाइजमेंट ऐसे आते हैं, एसी बस। अभी तो देश भर के केंद्रीय विद्यालयों का नाम ये केंद्रीय विद्यालय कर दिया। पीएमसी निष्क्रिय लगाना जरूरी है। के बाद में पीएम तो बहुत होंगे, पीएमसी तो एक ही, इसके बाद नहीं होने वाले। उम्मीद है कि बहुत होंगे अगर चुनाव होते हैं तो। ये आशा का है। तो ये जो पीएम राइज, सीएम राइज स्कूल और ये जो बात कर रहे हैं, हम लोग स्वीकार कर रहे हैं ना। ये स्वीकार्यता हमारी है, मनुष्य की है, और हम विचार करे बगैर स्वीकार कर रहे हैं। तो वी आर ऑल थिंकिंग एट द सुपरफिशियल लेवल लाइक फिशेस। हम डीप में सोच ही नहीं रहे। जो इंटेलिजेंस का काम है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम है, वो है 3D थिंकिंग, कि आप दूरगामी परिणाम सोचेंगे और आज सही दिशा निर्धारित करेंगे कि अगला कदम हमको इस डगर पे रखना है कि नहीं रखना। नहीं रखना तो नहीं रखना। कोई खां हमको स्मार्टफोन बेच सकता है क्या जो हम खरीदने न जाए? कोई खां हमको बोल सकता है कि ये ऐप आपको डाउनलोड कर लें, जब तक कि हम उसको डाउनलोड कर लें। एक ही खां है, वो बोलते हैं कि हर चीज़ को आपको अपलोड करना पड़ेगा, आधार को वहाँ डालना पड़ेगा। उन खां को छोड़ दें, उसके अलावा कोई दूसरा खां नहीं बोल सकता। सरकार ही बोलती। जब घालमेल सरकार का, टेक्नोलॉजी का, टेक्नोक्रेट्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का घालमेल है, तो ये बड़ा खतरा ये है, हम अपने आप को बचाएंगे तो कैसे बचें? हम तो हमारे सारे डेटा तो रोज देके आ रहे हैं, हर सफर में, टिकट करते समय, आप गाड़ी से जा रहे हैं फास्टैग के समय, अब तो हर गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ रहेगा कि आप कौन सी रोड से कहाँ जा रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट में कहाँ खाया, किस से आपने कहाँ बात करी, कौन से पार्क के बाहर खड़े होकर आप अपनी प्रेमी प्रेमिका से मिलने गए, तो ये सब उनको मालूम रहेगा। 24 के बाद तो हर कार जीपीएस एनेबल डालने वाली। और अभी से लोग बोल रहे हैं बड़ा अच्छा होगा, जितना किलोमीटर चलेंगे उतना ही पैसा देना होगा। लेकिन जरा सोचिए, जिस कार पे आप सारी जीवन का रोड टैक्स दे चुके हैं, वो टैक्स तो फिर से टोल टैक्स क्यों देना? उसके लिए तो कोई विरोध नहीं है। तो जिस चीज को हम ऑलरेडी सारा कर रहे हैं, जो टूल हमारे पास आ रहे हैं, हम उनका उपयोग कैसे करें और उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें, यह सोचना हमारा काम है। उसके लिए डीप थिंकिंग की ज़रूरत लगेगी। उसके लिए इन सब चीज़ों से डीलिंग होकर सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमको इन्फॉर्मेशन को अलग ढंग से गैदर करना पड़ेगा। गूगल की इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है, लेकिन अच्छी ही होती है ऐसा नहीं है। हमको तर्क लगाने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, और ऐसी जगह से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। भाई गूगल पर संपादन नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन के क्वालिटी पे फिर कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो किताबें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, पढ़ने की जो गति है, उसकी तरफ हमको जाना पड़ेगा। हमको सुपरफिशियल थिंकिंग से डीप थिंकिंग की ओर जाना होगा। हमको मछली से केकड़ा बनना होगा, तभी हमारा उद्धार है। ये तो आज एआई है, कल और कोई भाई आएंगे
वो हमारे माथे खड़े होंगे। हम लोग सेलेबल कम्युनिटी हैं, हम लोग डेटा हैं, और हमारे अंदर जो मनुष्यता है वो मनुष्यता ही एआई के लिए खतरा है। और एआई वास्तव में एक टूल है, वो टूल एक्चुअली इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ का टूल है, जिसके अंदर उस इंडस्ट्रीज की सफलता के अंदर समाहित सफल बनाने के लिए सरकार जुड़ी हुई है और हमको बेचा जा रहा है। हमारा विरोध का स्वर तो कहीं है नहीं ना। जिस दिन विरोध का कर आएगा, जिस दिन देवीलाल जी और इनके जैसे लोग खड़े होंगे, तो कहीं कोई तो विरोध हो। तब तक के लिए हमको एआई को स्वीकार करना होगा, अन्यथा हम बच तो सकते हैं। हमको सिर्फ एक निर्णय लेना है कि अगला जो फ़ोन का अपडेट आएगा वो नया मॉडल नहीं खरीदेंगे, बाद हम वहीं से शुरू करें। धन्यवाद।